माइंड के साथ हम अगला लेक्चर शुरू करने लगे हैं जी। लेक्चर नंबर 9। जो बच्चे ये लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं, कल जो है वो ईद भी हो सकती है या हो सकता है उससे अगले दिन हो। ओके मोहतरम, एक जी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज हमने पढ़ना है, वो ये है कि पॉइंट डी को भी छोड़ें, ई एफ जी। हमने कल की क्लास में ये जो सवाल किया था, वो ये वाला सवाल किया था, जबरदस्त, रियली अप्रिशिएट। कल की क्लास में जो हमने ये वाला सवाल किया था, ये वाला सारा इस सवाल में, तो कल की क्लास में ये जो हमने सवाल किया था, इसमें हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से थोड़े बहुते खर्चे माइनस किए थे। इसमें एक हमने माइनस किया था रिपेयर अलाउंस, एक हमने किया था प्रॉपर्टी टैक्स, ये पूरा माइनस कर दिया था। लेकिन ये वाले हमने माइनस लोअर ऑफ करके किए थे, लेकिन इसकी प्रोविजन कल की क्लास में आपको हमने नहीं पढ़ाई थी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ई एफ जी, ई एफ जी ये है कि आपने अगर घर को किराए पे चढ़ा के किराया लिया है, आपने अगर घर को किराए पे चढ़ा, किराए पे नहीं किराए बोलो, आपने अगर घर को किराए पे चढ़ाकर किराया लिया है, तो ऐसी सूरत में किराए में से आप माइनस करेंगे घर बनाने के लिए जो लोन लिया था, उस लोन के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया, वो भी खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। तो इसकी भी इजाजत है। आपने घर बनाया, घर बनाने के लिए आपने क्या लिया? लोन लिया। उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, वो इंटरेस्ट भी माइनस करने की इजाजत है। ये लोन जरूरी नहीं आप बैंक से लें, ये लोन किसी जानने वाले से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, वो बिजनेस, वो प्रॉपर्टी के खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। एनी प्रॉफिट पेड, प्रॉफिट पेड से मुराद है इंटरेस्ट। असल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसलिए उसने प्रॉफिट लिखा हुआ है, वैसे ये इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट। एनी इंटरेस्ट पेड ऑन एनी मनी बोरोड, जो आपने पैसा उधार लिया है। किस लिए पैसा उधार लिया माँ ब्रो? घर बनाने के लिए, या घर कंस, या घर को रेनोवेट करने के लिए, या घर को एक्सटेंड करने के लिए। आप लेटते थे तो पांव आपके जो है वो सामने वाली दीवार को लगते थे, आपने कहा थोड़ा सा एक्सटेंड करा लूं, मैं लंबा हो गया हूं, तो आपने कमरे को थोड़ा सा खुलवा लिया। और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, या आपने पूरे कमरे को ढा के दोबारा जो है वो कमरा बनवाया। तो इस पे जितना खर्चा आया, इसके लिए आपने लोन लिया। उस लोन पे आपने क्या पे किया? ये वाला इंटरेस्ट इज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ईएफजी में ना तीनों में ही इंटरेस्ट है। एफ, if the property is purchased, constructed, वही वाले ऊपर वाले लफ्ज, if the property is purchased, constructed, renovated, extended or with the पैसा given by house building finance corporation। भाईजान लोन आपने किसी एरे गैरे नत्थू खैरे से लिया है या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिया है? ये जो लोन हमने सुबह सुबह आते ही पढ़ा है आज, ये है एरे गैरे नत्थु गैरे से, और ये लोन है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से या बैंक से। ये हो सकता है लोन आपने अपने दोस्त से लिया हो, उसको इंटरेस्ट पे किया हो, लेकिन ये लोन आपने किससे लिया? हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से या बैंक से। तो फिर
शेयर इन रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स द एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ हाउस। इस सारे को ब्रैकेट में लेके द इंटरेस्ट, इस सारे का मतलब इंटरेस्ट है। जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया इस लोन पे वो माइनस करने की इजाजत है। नो, व्हाट डज इट मीन? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब समझ लो। देखें, जिंदगी रोशन होगी बैठे बैठे। एक बात जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। असल में मैंने आपको कहीं इंटरेस्ट लिखे, लेकिन लॉ मेकर ने लिखा है शेयर इन रेंट या शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लिखा, क्या लिखा हुआ है? शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये जी घर है, इसमें 50 लाख आपने डाला, 50 लाख बैंक ने डाला, ओनर ने, और 50 लाख बैंक लोन। अब आपने इसको रेंटेड आउट, रेंट पे दे दिया, रेंटेड आउट। आपको 4 लाख रुपया किराया आ रहा है। अब ये 4 लाख में से कुछ आप रख लें, कुछ बैंक को दे दें। 4 लाख में से कुछ आप रख लें, कुछ बैंक को दे दें, तो इसका नाम पड़ जाएगा, आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आप शेयर इन रेंट दे रहे हैं। आप कुछ ओनर रख ले, कुछ आप पे कर दें टू बैंक। लेकिन भाई ये बात झूठ है, बैंक ऐसा नहीं करता। बैंक कभी, पहले मेरी बात सुन लो ना यार, नोट करने का टाइम दे दूंगा। बैंक ऐसा नहीं करता। अगर ये घर 1 लाख रुपए किराए पे चढ़ेगा तो बैंक कहेगा 1 लाख का मुझे उसमें से थोड़ा सा क्या आना है, जा, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तो ये ऐसे ही धोखा है। वो कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है तो हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे होते, हम असल में बैंक को रेंट का शेयर पे कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, बैंक हमेशा 50 लाख पे 10-12% इंटरेस्ट मांगता है, वो ये नहीं देखता कि आपका 4 लाख किराया है। लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, मैं बैंक को उस रेंट का शेयर पे कर रहा हूं। या जो मेरी प्रॉपर्टी पड़ी पड़ी महंगी हो रही है, मैं उसका कुछ शेयर बैंक को पे कर रहा हूं। तोबा तोबा, मैं इंटरेस्ट तो नहीं पे कर रहा बैंक को। ऐसे तो बातें ना करो, कहते हैं मैं इंटरेस्ट पे करूं बैंक को। मैं कैसे इंटरेस्ट पे कर सकता हूं बैंक को? मैंने नहीं जाना जहन्नुम में। कह रहे मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, मैं या तो किराए का कुछ हिस्सा पे कर रहा हूं, या जो प्रॉपर्टी पड़ी पड़ी मेरी महंगी हो रही है उसका मैं उसको शेयर पे कर रहा हूं। तो या मैं बैंक को पे कर रहा हूं शेयर इन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ घर, या तो घर का जो वैल्यू बढ़ रही है उसमें मैं बैंक को पे कर रहा हूं। तोबा तोबा करो, मैं आप बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा। अब नोट, तो आप बताएं इंटरेस्ट की जगह लॉ मेकर क्या कहते हैं? हम बैंक को क्या पे कर रहे हैं? किराए का हिस्सा पे कर रहे हैं, या फिर अपने घर की जो कीमत बढ़ी है उसका कुछ हिस्सा पे कर रहे हैं बैंक को। कोई लेक्चर ले लो ईद के तीसरे दिन तक, ताकि ईद के चौथे दिन जब आप तशरीफ लाएं क्लासों में फिजिकल, तो फिर
ओके, लेने आ गए। कहाँ है घर? तो क्या हुआ? पॉज करो। ओके, सो दो का क्या मतलब होता है? अगरचे, दो वी आर पेइंग in reality interest to bank, but our lawmaker is saying that we are not paying interest to bank and we are paying share in rent। रेंट का कुछ शेयर दे रहे हैं बैंक को, या शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अब ये दो फिक्रे याद कर लें। कोई भी इंटरेस्ट आपने पे किया घर बनाने के लिए, ये तो आसान सा था। और अगर प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, रेनोवेट की है, एक्सटेंड की है विद द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय HBFC और शेड्यूल बैंक, द शेयर इन रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स द एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन इसकी जगह आपने ब्रैकेट में क्या लिख लिया? इंटरेस्ट। तो पेपर में क्या लिख के आने कि वी आर पेइंग द शेयर इन, पेपर में तो ये लिख के आना ना जो लॉ में लिखा हुआ है, द शेयर इन। कोई चीज लॉ में से कटवानी हुई तो मैं ऐसे कटवाऊंगा कि ये नहीं लिखनी लॉ में, वो अलग बात है। ओके, अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि हमारी शक्ल देख के अगला बंदा कहता है लोन नहीं दूंगा तुझे मैं। तो ऐसी सूरत में क्या करें? या हरकतें हमारी पास्ट में ऐसी होती हैं। ऐसी सूरत में हम अगले को कहते हैं कि हमारी एनेक्स सिक्योरिटी के, सॉरी, हमारी जमीन सिक्योरिटी के तौर पे रख लो। हम उसे क्या कहते हैं? हमारी। तो अगर हमने किसी बंदे को अपनी जमीन सिक्योरिटी के तौर पे दे दी तो क्या होगा बबलू? तो मोर्टगेज कर देंगे। मोर्टगेज होता है गिरवी रखवाना, तो उसके बाद लोन लेंगे, उस पर भी तो इंटरेस्ट ही पे करते हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही होगी। व्हेन द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज, व्हेन द प्रॉपर्टी इज, जब आप प्रॉपर्टी को किसी को किस पे दे दें? सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दें, तो द प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड। अच्छा, ये सारे फिक्रे ना यहां से जाके मिल रहे हैं, देखें इधर। द प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। ये सारा फिक्रा ऊपर से जाके मिल रहा है, ये जो दो नुक्ते लगे हुए हैं, इट शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। सो द प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो इंटरेस्ट शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। और माय डियर, जो कल पढ़ा था पॉइंट नंबर 8, न्यूमेरिकल में तो किया था लेकिन हमने पढ़ा नहीं था, वो क्या था? रेंट कलेक्शन चार्जेस अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सो रेंट कलेक्शन चार्जेस, हमारा लॉ क्या कहता है कि रेंट कलेक्शन चार्जेस आपने जो है वो कितने माइनस करने हैं? आपने पूरे माइनस करने हैं या लोअर ऑफ? लोअर ऑफ व्हाट? एक्चुअल, या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल wholly and exclusively for deriving rent, जो खर्चा आपने किस लिए किया? रेंट कमाने के लिए किया, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, विच एवर इज लोअर। अब याद करें कौन कौन से खर्चे कल कौन से पड़े थे? रिपेयर अलाउंस, प्रॉपर्टी टैक्स, एनी स्टेट टैक्स पेड ऑन, वो घर में जाके आपने याद भी किए होंगे, कल वाले घर में जाके आपने याद करके लिखे होंगे ना ये वाले। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग, एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लोकल रेट टैक्स सेस पेड और द रेंट। अच्छा, और उसके बाद पॉइंट डी ये भी रहता है, उसके बाद इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स आ गए और
एनी एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर रेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ आपने रेंट कमाने के लिए ये खर्चे किए हैं। होली एंड एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ रेंट कमाने के लिए ये खर्चे किए हैं, वरना तो आपने ये खर्चे नहीं करने थे। होली एंड एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, पॉइंट आई, आप अपने घर में थे तो किसी बंदे ने आके, आपने अपना घर किराए पे दिया था, किसी बंदे ने आके आपको गिरेबान से पकड़ के कहा चल पुत्र निकल, ये तेरा घर नहीं है। तो आप कोर्ट में चले गए, उस बंदे के कोर्ट में चले गए, उस बंदे ने कोर्ट खोला, उसमें चले गए, आप कोर्ट में चले गए, उसके लिए आपने लॉयर को हायर किया, लॉयर को, तो लॉयर को जो फीस देंगे वो आपका नॉर्मल खर्चा है। लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, आप कह रहे हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। आप कह रहे हैं पुत्र चल बाहर आ, उसने कहा वो तेरी, हमने कहा तेरी मेहरबानी। तो लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ अ प्रॉपर्टी। और एनी सूट, सूट से क्या मुराद होता है? सूट से क्या मुराद होता है? सूट, केस। अच्छा, एनी कोर्ट केस कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट, कोई भी सूट जो कोर्ट में चल रहा है, कोई भी केस, तो उसके लिए लीगल चार्जेस जो आपने पे किए, ये सारे के सारे माइनस करने की इजाजत है। अब रह गया पॉइंट जे। पॉइंट जे को पढ़ने से पहले असल में ना प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये खर्चों की लिस्ट दे दी है उसने कि ये खर्चे अगर आप प्रॉपर्टी कमाने के लिए करेंगे तो आपको माइनस करने की, इसके अलावा वाले खर्चे आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, ये अगला पॉइंट आपने बड़े गौर से समझना है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करने लगे हैं। एक हमने कल न्यूमेरिकल किया था, वो जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, और एक हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर आप न्यूमेरिकल हो जाएंगे घर जाके। किस दिन बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं? 29 रमजान को। हो सकता है ईद का चांद आज ही नजर आ जाए। ओए इतनी मुश्किल मैं मिटाया। ये माइक्रोसॉफ्ट वाले हमारे जज्बात से क्यों खेलते हैं? वसीम अकरम ओन्स अ पीस ऑफ लैंड, हम पिज़्ज़े के पीस ओन करते हैं, ये लैंड के पीस ओन कर रहे हैं। वसीम अकरम ओन्स अ पीस ऑफ लैंड, बनाएं जी, पीस ऑफ लैंड बना रहा हूं मैं, आप लोग ना बनाएं। वसीम अकरम इसको ओन कर रहा है। वसीम अकरम ओन्स, जानते हैं ना वसीम अकरम साहब, नाम सुना हुआ है ना, पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर था, अच्छा क्रिकेटर था उस। वसीम अकरम ओन्स अ पीस ऑफ लैंड वेयर शाहिद अफरीदी, वेयर शाहिद अफरीदी फुटबॉल खेलता था, अच्छा वो भी क्रिकेट खेलता था। वेयर शाहिद अफरीदी बिल्ट हिज हाउस, और लैंड तेरी घर मेरा, ऐसे करें ना, यानी डो हमसायों की और उसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़े के मटेरियल आपने डाल दिया। ये गेम हुई है ना, अब क्या करें? ठीक है, कई लोग जानने वालों से सूट पहन के आते हैं, पता चले हमारे पास 10-12 हैं। तो मतलब मैं बात ये कर रहा हूं कि कई दफा ऐसे होता है ना, लैंड वसीम अकरम की है, अब वसीम अकरम को आपने शाहिद अफरीदी ने जाके कहा लैंड का क्या करेगा, वसीम अकरम ने कहा 4 डालूंगा, उन्होंने कहा जान दे 4 की पाने मैनू दे दे। तो लैंड खरीदी नहीं उसने, लेकिन उसके लैंड के ऊपर, हाँ नीचे तो नहीं बनेगा ना, ऊपर क्यों बोला आपने? ऊपर ही बनेगा ना, चलो ऊपर बोल देता हूं मैं भी। अच्छा भाई कह रहे हैं ऊपर उसके जो है ना लैंड के घर बना दिया, ठीक है, बेसमेंट भी होती है। मिस्टर वसीम अकरम ओन्स अ पीस ऑफ लैंड एंड वेयर शाहिद अफरीदी बिल्ट हिज हाउस, तो ये घर किसका है? शाहिद का। तो लैंड किसकी? वसीम की। शाहिद विल, शाहिद ने अपनी वसीयत, सॉरी, शाहिद विल पे वसीम अकरम अ ग्राउंड रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ। शाहिद ने कहा अबे ये जमीन तेरी है, तू मेरा नहीं है, ये जमीन तेरी है, इसलिए मैं तुझे 30,000 इसका किराया दिया करूंगा। ठीक है जी,
लेटर शाहिद रेंटेड आउट दिस हाउस टू हमारे सर आसिफ, जानते हैं उनको, तो आप जानती हैं। लेटर उन्होंने घर किराए पे दे दिया सर आसिफ को फॉर 70,000। आप बताएं शाहिद का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो ग्रॉस रेंट है वो कितना आ रहा है सर आसिफ से? 70,000 ज़रब 12 इज इक्वल टू 8,40,000 रुपया किराया आ रहा है जो शाहिद अफरीदी ने घर किसको किराए पे दे दिया है? सर आसिफ को। शाहिद रेंटेड आउट द हाउस टू सर आसिफ फॉर 70,000 पर मंथ। अब शाहिद को ये 30,000 खर्चा माइनस करने की इजाजत है। क्यों? अच्छा, एक खर्चा तो माइनस करें ना, वो जो हम करते होते थे रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस तो माइनस करने की इजाजत है ना। रिपेयर अलाउंस कैसे निकालना होता है? 40,000 इंटू 1/5 168,000 और उसमें से माइनस करें वो जो अगला वाला है, क्या है वो? ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट कितना? 30,000 ज़रब 12 3,60,000। जवाब 312,000। तसल्ली से देखें भाई दोबारा। शाहिद अफरीदी, एक लैंड थी, लैंड, वो लैंड किसकी थी? वसीम की। जहन में आ गया, एक लैंड है, हाथी चल रहे हैं, जीब्रा चल रहे हैं, उस पे लैंड है। शाहिद अफरीदी गया, उसने हाथी जीब्रा को साइड पे किया, लैंड खाली हो गई। शाहिद अफरीदी ने कहा मैं इस पे क्या बनाने लगाऊं, और बना के किराए पे किसको देने लगाऊं? शाहिद अफरीदी कौन सी इनकम कमा रहे हैं? क्योंकि उसने घर किराए पे दे दिया। शाहिद अफरीदी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कमा रहा है शाहिद अफरीदी, तो शाहिद अफरीदी आगे ना चल, सीए फाइनल की किताबें मिला दूं, सारे सफे देखने। इनकम प्रॉपर्टी, तो शाहिद अफरीदी ने कितना रेंट रिसीव किया है फ्रॉम सर आसिफ? 70,000 ज़रब 12, बोले 8,40,000 माइनस करें रिपेयर अलाउंस एट 1/5 ऑफ 8,40,000। मजा आना शुरू हो गया ना आज? जी बोले 168,000। और कोई शाहिद का बताएं खर्चा क्या है? बेचारे की लैंड अपनी नहीं है, वो ग्राउंड का क्या पे कर रहा होगा? रेंट पे कर रहा होगा। तो ग्राउंड का रेंट उसके ऊपर एक और खर्चा है, क्योंकि बेचारे की क्या अपनी नहीं है? अपनी नहीं है, बेचारे की अपनी नहीं है। ग्राउंड रेंट अपनी नहीं है, लैंड अपनी नहीं है उसकी, ग्राउंड अपनी नहीं है। 30,000 जरा 360,000 312,000 ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। We don't need sus people. We don't need sus people.
अब ये छोटा सा लफ्ज समझ आया, ग्राउंड रेंट क्यों खर्चे के तौर पे माइनस करने की जरूरत है, वजह बताएं। क्योंकि नहीं है ना, अब शाहिद की लैंड अपनी नहीं है, तो अगर शाहिद इस लैंड एंड बिल्डिंग से कुछ कमाना चाहता है तो क्या करे, इसके लिए वो लैंड किराए पे ले बेचारा, फिर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाएगा ना। तो लैंड अगर किराए पे नहीं लेगा तो फिर क्या बनेगा, डन, ओके। चलें जी, एक सवाल आज भी करते हैं, एक कल किया था भाई, कल वाला सवाल मिटा दें, आदत ही है। आज वाला सवाल हम करेंगे जी पेज नंबर 7, एग्जाम्पल 2। अब जिनके पास वो है, अल्लाह आपका भला करे, क्या है वो, बुक है, तो वो फिर ये सफ़ा ज़रा ढूंढ लें, कासिम एंड तलहा, यानी 6 एक सफ़े आगे करें, 7वां आ जाएगा, उससे अगला सफ़ा करके फिर वापस 7वें पे वापस आ जाए। घर से निकलने की दुआ क्या है, कहते मैं निकला नहीं कभी। अच्छा, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, कासिम एंड तलहा jointly own a house in लाहौर। लाहौर पंजाबी में होता है ना, लाहौर। कासिम एंड तलहा jointly own a house in, समझ नहीं आया करते छोड़ा करें भाई, तो टेंटे में रहा करें। कासिम एंड तलहा jointly own a house in लाहौर। ज्वाइंट ओनरशिप है, कौन सी ओनरशिप है, ज्वाइंट ओनरशिप। देखिए कभी कभी ये फील होता है ये तैयार बैठे हैं पढ़ाने के लिए, हम ही तैयार नहीं पढ़ने के लिए। मुझे तो कभी कभी देख के फीलिंग आती है ये ऐसे रेडी बैठे हैं जैसे अभी पढ़ा पढ़ूंगे इनको भी। अच्छा, अब वो उसी को देखता रहेगा। अच्छा, कासिम एंड तलहा ज्वाइंटली ओन अ हाउस इन लाहौर। ये नहीं मिलना, सफा नहीं मिल रहा। ओहो, 7 6 के बाद आएगा, देखिए 6 के बाद। अदर सोर्स के चैप्टर में तो नहीं पहुंच गया कोई। अदर सोर्स के नोट्स तो अपलोड हमने साथ ही कर दो भाई, उससे कहना अदर सोर्स और प्रॉपर्टी दोनों के नोट्स अपलोड करने हैं आज। वो जो कल हो गए थे लेक्चर 8 था ना कल हमारा, तो लेक्चर 8 में वो देखो A1 में हुए हैं बच्चों। कासिम एंड तलहा ज्वाइंटली ओन अ हाउस इन लाहौर। कासिम एंड तलहा दोनों हाउस को ओन करें लाहौर में। कासिम का 75% शेयर है इन द हाउस। बिलाल को बुलाओ। असल में ना 4 में से एक कमरा तलहा के और 4 में से 3 कमरे कासिम के हैं, मतलब आगे उनकी मर्जी, इनको किराए पे दें या खुद रहें। कासिम has 75% share in the house. On 1 जुलाई 2015, the house was let out at an annual rent of, this amount includes 1 lakh per month for utilities, cleaning and security. आ जाए जी, घर किराए पे कितने में दिया, 10 मिलियन पे, दोनों ने इकट्ठे। और this amount includes 1 lakh per month for providing utilities, cleaning and security। कल वो जो वर्किंग 3 की थी, वर्किंग 3 करते हैं। ये लेक्चर कौन सा है, 9। बिलाल भाई पॉज करें। ओके, वर्किंग 1 विल बी माय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वर्किंग 2 विल बी माय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग 3 व्हाट इज टोटल रेंट। कल ये इसी तरह वर्किंग की थी ना सारी। व्हाट इज टोटल रेंट, 10 million। out of this 10 million, भाईजान इत्ते आ जाओ, मुझे लिंक भेजना लेक्चर का जब पीडीएफ अपलोड हो जाए तो मैं चेक कर लूंगा एक दफा। On 1 July 2015, the house was let out on annual rent of 10 million. This amount includes 1 lakh per month for utilities, cleaning and security। इसमें कितने पैसे आप किराएदार से ले रहे हैं, बिजली के बदले, जमादार के बदले और सिक्योरिटी गार्ड के बदले, 1 लाख पर मंथ जी। 1 लाख इंटू 12, ये कहां डाल दें, इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट, अब मुझे बताएं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा बैलेंसिंग? 88000000। आ जाए इधर जी। टोटल कराया कि एग्री हुआ है डियर? 10 मिलियन। उसमें से हमने उसे सहूलतें कितनी दी हैं घर के अलावा? यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। और कासिम तलहा ने ज्वाइंटली किसी एक ही बंदे को घर किराए पे दे दिया होगा ना जी बिलाल? ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2016 द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन रिलेशन टू हाउस। बिजली के बिल पे किए हैं यूटिलिटी कंपनीज को। अच्छा, जाहिर बात है। अच्छा, कोई नोट करें अभी? इधर ले आओ, कर लो नोट। इतना टाइम लगाते हो नोट कर, जल्दी करते नोट भाई। कर लिया? कर लें? कर लिया? रे को साइलेंट रखा करो। कर लिया? चलें। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2016 ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। हमने उससे 12 लाख ले तो रहे हैं बिजली का, क्लीनिंग का और सिक्योरिटी का, लेकिन 12 लाख के बदले खर्चा हमारा सिर्फ 5 लाख हो रहा है, क्योंकि हमने सस्ता सिक्योरिटी गार्ड ढूंढा हुआ है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, और हमने सस्ता सफाई करने वाला ढूंढा हुआ है, वो सफाया भी कर जाता है। बिजली तो वैसे ही नहीं आती, तो इसलिए हमें 5 लाख रुपए खर्चा हुआ। तो मालिक मकान का खर्चा कितना हुआ, और उसने किराएदार से लिया कितना? 12 लाख। तो अब बचा कितना? 7 लाख। लेकिन मुझे फिलहाल खर्चा बताएं। अदर सोर्स में बता दें ग्रॉस कितना जाएगा। पहले ग्रॉस, ग्रॉस होता है यानी खर्चे माइनस करने से पहले। और प्रॉपर्टी में 88000000। ये प्रॉपर्टी में चला जाएगा, एक अदर सोर्स में चला जाएगा। आप बताएं माइनस 5 लाख कहां से करूं? यहां से लेस डिडक्शन कितनी? 5 लाख। भाईजन बाकी तो आपको माइनस करना आता है ना। अब प्रॉपर्टी में आप ही ने मुझे माइनस करवानी है चीजें। ₹4,50,000 की रिपेयर कराई है। 4,50,000 की रिपेयर करवाई है। लेस रिपेयर। बादशाह सलामत, मैं तुम्हारा वजीर मुमलिकत, मैं रिपेयर माइनस करने लगा हूं। इस वजीर को निकाल दिया जाए। वजीर मुमलिकत, तुझे ये नहीं पता था कि रिपेयर अलाउंस माइनस करते हैं? बादशाह माफी दे दें, आइंदा ये गलती नहीं होगा। इसका सर कलम कर दी। रिपेयर अलाउंस ज्यादा होगी। रिपेयर अलाउंस मुगलिया खानदान की यादें ताजा हो। कोई मुगल बैठा हुआ है क्लास में मुगलिया खानदान से? नहीं, बादशाह नहीं गुजरे आपके दादा परदादा? अच्छा जी, रिपेयर अलाउंस जो है ना, अच्छा अभी तक हम 75-25 नहीं कर रहे। वो जो कासिम का हिस्सा और तलहा का, वो अलग बहस है, वो मैं बाद में करवाऊंगा। फिलहाल अभी तक हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रिपेयर 4,50,000 माइनस करेंगे या इसकी जगह रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे? रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे।
इंटू 1/5 1760 रिपेयर अलाउंस। ईद के क्या प्रोग्राम है? बस मैक्सिमम ये कीजिएगा, साथ वाले घर बैल करके खीर पकड़ाइएगा ये प्रोग्राम है, बाकी पढ़िएगा इंशाल्लाह। साथ वाले हम साइनों तो कहना ही होता है, हमें हर दफा भूल जाते हो। वो आप 4 घरों में 10 घरों तक भी खीर देने जाएंगे ना, 11वें ने पकड़ लेना, कहना पुत्र यार सानू कोई लिफ्ट ही नहीं आजकल। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम बोले। इंश्योरेंस प्रीमियम तो पूरा माइनस करने की जाता है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं। कल की क्लास में पढ़ा था ना इंश्योरेंस प्रीमियम, याद है? पहली लाइन थी रिपेयर अलाउंस, तो ये मेरे नाल हो गए। अच्छा, रिपेयर अलाउंस, तो दूसरी लाइन थी इंश्योरेंस प्रीमियम, और तीसरी लाइन थी लोकल रेट टैक्सेस चार्जेस। इंश्योरेंस प्रीमियम बोले 3,40,000 जी। हाइब्रिड वालों नजर आ रहे हैं आप? इतने कोई बैठा हुआ हाइब्रिड में इनरोल्ड है, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना है। अच्छा कोई नहीं, इंशाल्लाह सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस। कुछ लोग हाइब्रिड कितने दीवाने हो जाते हैं, इनके पीछे पड़ो फिजिकल भी नहीं आते, कहते चौथी सी क्लास में जा। कलेक्शन चार्जेस, अच्छा कलेक्शन चार्जेस ना लोअर ऑफ करके माइनस होने हैं। कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ, एक्चुअल कितना है लिख दिया करें शख्स, एक्चुअल 20 या 4% ऑफ 8800 जी 35200 जी। व्हाट इज लोअर? भाई आपका एक गोडा नजर आ रहा है, दूसरा गोडा किधर है? अच्छा उसको ऊपर गया हुआ है, ठीक है, वो तो चेक कराया, दूसरा गोडा भी है मेरा अच्छा लोअर 25,000। 667500। ठीक है चलें। अब अंजुम कासिम तलहा, तुम्हारा तो घर इकट्ठा था, 75% कासिम का था, तलहा का 25%। कासिम एंड तलहा हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, कासिम और तलहा ने और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं कमाई। ऑल ऑफ द एक्सपेंसिव आर इनकर्ड बाय देम जॉइंटली, दोनों ने इकट्ठे खर्चे किए हैं। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ कासिम एंड तलहा फॉर द टैक्स ईयर 2016। तस्वीर खींचो भाई, एक मिनट। अच्छा भाई आप करेंगे ये कि इसको कितना कासिम को दे दें 75%, कितना तलहा को दे दें, यहां दे दें या न्यूमेरिकल के फेस पे दे दें? फेस पे दे दें, चलो ठीक है जैसे आप कहें। और कोई बात? कुछ बहुत ज्यादा आपकी डिमांड है? अच्छा छुट्टी, अभी 30-40 मिनट हुए हैं, लेक्चर शुरू हुआ है, छुट्टी दे दें। बातें सुनो भाई की, केड़े पिंडों आए हैं भाई? नाल वाले नाल वाले। टैक्स ईयर 2000 देख लेता हूं, टैक्स ईयर 2016, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा जी, अब बोले कासिम की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 75%। 667500 का 75% कासिम तू ले जा, और 7 लाख का भी 75% तू ले जा। कासिम ने कहा मैं ले गया।
ये जो जवाब आएगा इसे क्या कहेंगे? टोटल इनकम भी और टैक्सेबल इनकम भी, और इस पर टैक्स कैलकुलेट करें। चेती चेती करें। कासिम का न्यूमेरिकल खत्म हुआ। ऐसे न्यूमेरिकल के लिए शायर ने कहा था न्यूमेरिकली मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, यूं ही जिंदगी एंड होती है। अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करें तलहा का जल्दी, पहले कासिम का सॉल्व करके। ये फेस ऊपर बनाना होता है न्यूमेरिकल का, ये वर्किंग्स नहीं पहले करनी, वर्किंग्स करके फेस ऊपर बनाना होता है सॉल्व का। हाँ जी, क्या बना? तला फारिग हो गया, यली कासिम ही फारिग नहीं आया। बारिश आपके इलाके में रुक जाती है या थम जाती है? चलें बोलें। 5 और ये 5 to जी 553125 जी। टैक्स निकालें इसका। 10 मिलियन से ज्यादा है तो सर चार्ज भी लगेगा। नहीं लगेगा भाई, 5.5 मिलियन है ना, 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है। जी कहाँ पे है? जी सीरियल नंबर 5। सैलरी है ही नहीं, सैलरी जब 0 तो टेबल 1। 6.5 लाख जमा, 6.5 लाख जमा 40% ऑफ, इसमें से माइनस करें आप 32 लाख। जी क्या जवाब आया? 2 2 3 3
1250। ये फिगर कैसे निकलती है देख लें। 5531,250 5531,250 माइनस 32 लाख। 1582। ये सवाल सॉल्व हो गया मिस्टर कासिम का। ये पहले सफ़े पे सॉल्व करना है, वर्किंग्स दूसरे सफ़े से शुरू करनी है मिस्टर। आगे इनकम एंड टैक्स 2016 वगैरह खुद ही लिख लीजिएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम 6675,000 इंटू 20, 7 लाख इंटू 25% जी 166। $18,43,750। सीरियल नंबर 4। वन प्लस अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। जी कितनी है? 24 30% अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। 243 जी 243,125। कैलकुलेटर क्यों नहीं लाते? 243,125। ओके, आई थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मेट। जो प्रॉपर्टी के खर्चे हैं वो प्रॉपर्टी में से माइनस करने हैं, और जो अदर सोर्स के खर्चे हैं वो अदर सोर्स में से माइनस करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मतलब प्रैक्टिस के लिए करने लगे हैं, पास पेपर में आया हुआ है, इसकी तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 अगले सफे पे है, पेज 8। देखिए इसी तरह का सवाल है। यूटिलिटी, क्लीनिंग, सिक्योरिटीज, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट कलेक्शन चार्जेस एंड बला 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 बला। सही है ना? चलें जी, नहीं होमवर्क नहीं, ये क्लास में करवाना है। Bashir and Jamil jointly own the house in Karachi. Bashir has 75% share in the house. अगले सफे पे क्वेश्चन 5 नहीं। Bashir has 75% share in the house. On यकम सितंबर, ओ मिड ऑफ ईयर का सवाल आ गया। साल के पहले दिन प्रॉपर्टी किराए पे दिया या मिड ऑफ ईयर में प्रॉपर्टी किराए पे दिया? मिड ऑफ ईयर में। किस दिन प्रॉपर्टी किराए पे दिया? यकम सितंबर। On Yagam September 2003, 2003, the house was let out at an annual rental of 60. Oh, ये तो किराया हमारे साल से बाहर निकल रहा है। हमने यकम सितंबर को साल के किराए पे घर दिया है 65 लाख। ये 65 लाख साल का किराया है या यकम सितंबर से अगले साल के यकम सितंबर तक? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारा साल जून पे एंड होता है, याद रखिएगा।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 65 लाख को इनकम में डालेंगे या 65 लाख का 10/12? 65 लाख का 10/12। इसमें पड़ा है 1,86,000 फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। इसमें 1,86,000 पड़ा हुआ है फॉर यूटिलिटी, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा टोटल रेंट कितना है? टोटल 65 लाख। इधर देखिए टोटल रेंट कितना है? 65 लाख। ये कितने अरसे के है? ये हमारे साल के 10 महीने के और अगले साल के 2 महीने का। आपको पता है अगर यकम सितंबर को हमारा साल शुरू हुआ है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून को खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे साल तक के 10 महीने का और अगले साल के 2 महीने। तो ये टोटल रेंट है जो 12 महीने का है। और इसमें फिर ये अमाउंट भी 12 महीने वाली पड़ी होगी ना। जब ये 12 महीने का तो ये अमाउंट भी, लेकिन ये अमाउंट पर मंथ है ना, वो मुझे पता है पर मंथ है। लेकिन अगर मैं इसमें से निकालना चाहूं तो 12 करके माइनस कर सकता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। अभी मैं जिस तरीके से चल रहा हूं उस तरीके से भी चलते हैं, जिस तरीके से आप चलना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं चलते। अच्छा, मैं जरा टोटल से खेलती हैं, टोटल से। ओके, अभी शुरू ना करें। वर्किंग नंबर 3, टोटल रेंट कितना है? 65 लाख। ये 65 लाख, इसमें 2 क्वालिटीज हैं। नंबर 1, इसमें 10 महीने हमारे हैं, 2 महीने अगले साल के हैं, और ये प्रॉपर्टी का भी है और अदर सोर्स का भी है। अब मुझे बताएं, इसे हमारा साल और अगला साल के तौर पे अलग अलग कर लें या प्रॉपर्टी अदर सोर्स के एतबार से पहले अलग अलग कर लें? आप जैसे कहते हैं मैं वैसे करूंगा। मैंने इसे 2 एतबार से अलग अलग करना है। 65 लाख में प्रॉपर्टी और अदर सोर्स दोनों पड़ा हुआ है। क्यों? दिस अमाउंट इंक्लूड 186,000। तो मैंने उसको एमिनिटीज, यूटिलिटीज, अदर सर्विसेज दी हुई है। तो इसमें प्रॉपर्टी में अदर सोर्स भी पड़ा हुआ है, इसमें अदर सोर्स भी पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी भी पड़ा हुआ है। एक इस तरह मैंने अलग अलग करना है। और दूसरा मसला क्या है इसमें? ये एनुअल रेंट है। एनुअल का मतलब है फिर ये यकम सितंबर से अगले साल के यकम सितंबर तक। तो ये 12 महीने का है। अब मुझे बता दें, इसको 10/12 वगैरह कर लें या पहले प्रॉपर्टी अदर सोर्स में अलग अलग कर लें? जिस तरह आप लोग पहले कर रहे हैं उसी तरह करें, ताकि रिदम चेंज ना हो। मेरा ये मशवरा है। उस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं उस तरह नहीं कर रहा। मैं अपने फॉर्मेट को बदल नहीं रहा। मैं इसको पहले किस किस में अलग करने लगा हूं? प्रॉपर्टी और अदर सोर्स में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एनुअल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले प्रॉपर्टी अदर सोर्स में अलग अलग करें। ये किराया कितने अरसे का है? साल का। तो इसमें अदर सोर्स भी कितना पड़ा होगा? साल का। जब ये खुद साल का है तो इसमें अदर सोर्स भी कितना पड़ा होगा? साल का। जब बच्चा साल का तो कपड़े कौन से पहने होंगे? साल के। जी बोले। 2 2 2 2 व्हाट इज दिस? एक साल की अदर सोर्स, एक साल की अदर सोर्स। अब बता दें बैलेंसिंग क्या निकलेगी। ये तो एक साल की अदर सोर्स निकल आई। बैलेंसिंग क्या निकलेगी? नहीं नहीं, क्या निकलेगी? क्या निकलेगी? 4 2 ये क्या है? ये क्या है? एक साल की रेंटल इनकम। एक साल की रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। करें जी शुरू, सॉल्व करना यहां तक करें। थोड़ा समझ आना शुरू है? नहीं आना?
क्यों नहीं समझ नहीं आ रहे? अच्छा ठीक है, समझ आना मजान इंडिपेंडेंट की हैं। आप बताएं ये दोनों चीजें भी, ऊपर वाली फिगर क्या है? ये टोटल भी है और एनुअल भी है। ये क्या मतलब टोटल भी है और एनुअल भी है? टोटल का मतलब है इसमें प्रॉपर्टी और अदर सोर्स भी है, और एनुअल का मतलब है ये 12 महीने की, 12 महीने की। अब इसको हमने अलग अलग कर लिया। कितने पैसे हम एक साल के किराए के ले रहे हैं उससे, घर के किराए के 42 लाख, और कितने पैसे उससे अदर सहूलतों के ले रहे हैं 22 लाख। आप बता दें इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 12 करूं और मल्टीप्लाइड बाय 10 करूं इन दोनों फिगर्स को, तो क्या निकल आएगा? हमारे ईयर का किराया इधर ही कर दूं या वर्किंग 3 को इसी तरह छोड़ दूं? इसी तरह छोड़ दें। मेरे ख्याल से ना फेस पे जो ग्रॉस फिगर है वहां आके आपने कोई पंगा पुंगा लेना तो कर ले, ताकि हमारा फॉर्मेट ना हिले। वर्किंग 3 में हम सिर्फ प्रॉपर्टी और अदर सोर्स को लग किया करेंगे, वर्किंग 3 में और कुछ नहीं किया करेंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो अब मेरा साल 30 जून को एंड हो गया, तो अगर आप मुझे ऐसे करने दें तो मैं आपका मेहरबान शुक्रिया करूंगा, इंटू 10/12। ये सही है? और बोले ये सही है? 4 to 6 है 000 इंटू 10/12। 4 to 6 है 000 जो आप उधर से लेके आए हैं वो क्या है? एनुअल है। मुझे कितने महीने का चाहिए? तो इसे डिवाइड किससे करूं और मल्टीप्लाई? अगर 4 to 6 है 000 12 महीने के है, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 10 महीने का कितना है? अगर 4 to 6 है 000 12 महीने का है, 12 महीने कौन से? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अगले साल का जुलाई, अगस्त। अगर ये फिगर 12 महीने की, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 10 महीने की फिगर कितनी है? बताओ मेरे कैलकुलेटर बताओ। 3 ऐसे ही है। अजीब सी फिगर निकाले तो पेपर में परेशान तो नहीं होते? राउंड नहीं निकला, कोई गलती की होगी मैंने। अदर सोर्स कैसे निकालेंगे? दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये तो ऐसे नहीं होता, दोनों तरीके से। 2232 000 अगर 12 महीने के, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 10 महीने का कितना है? या 186 000 इंटू 10। नहीं समझ आई? या तो वही करें 10/12। अगर एनुअल फिगर पकड़नी है तो 10/12 करें, और अगर मंथली फिगर पकड़नी है तो जल्दी बताएं। एनुअल फिगर पकड़नी है तो क्या करें? 10/12। और अगर मंथ की फिगर पकड़नी है तो मल्टीप्लाई बाय 10। देखें दोनों तरीके से जवाब सेम आ रहे हैं। कैलकुलेटर जरा यूज करके देखें, दोनों तरीके से जवाब सेम आ रहे हैं। इज इट सो? क्या ऐसा ही है? आप बताएं इस सवाल को करके हमारा टाइम जाया हुआ या कुछ पता चला? आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो सवाल खत्म हो गया। जी जवाब बता दें कितने? तो लिखिए वर्किंग में बस प्रॉपर्टी अदर सोर्स अलग अलग किया करेंगे। वर्किंग 3 में, वर्किंग 3 कोई वर्किंग नहीं है, मतलब एक रिदम बना हुआ है ना 3 सफों से। आपका एक सवाल कल किया था, एक आज किए हैं 2, तो उस रिदम में लिख लें। लिखना है तो कि वर्किंग 3 में बस प्रॉपर्टी अदर सोर्स अलग अलग कर दिया करें। वर्किंग 3 में बस प्रॉपर्टी अदर सोर्स अलग अलग कर दिया करें। ओहो, कल वाला लेक्चर 1 घंटे 38 मिनट का है।
ये जो लेक्चर 8 है, और अभी आज वाला लेक्चर 9, इसको फिर 1 घंटे 45 मिनट से 5-6 मिनट ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि जो कल वाले की कसर रहेगी है वो भी। जी जी जैसे आप कहेंगे। ओके, अब मुझे आप बताएं कि खर्चों के साथ तो एनुअल नहीं लिखा हुआ भाई, खर्चों के साथ तो एनुअल नहीं लिखा हुआ। खर्चों के साथ क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग ईयर 2004 के अंदर क्या हुआ, या 24 समझ लेना, ओनर्स इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, बस ड्यूरिंग द ईयर, ये इसी साल के हैं, मतलब हमारे साल के अंदर अंदर के हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है 30/24 से पहले पहले के खर्चे हैं ये। तो इनको एज इट इज माइनस करते हैं जिस तरह करना है। जी भाई, हाँ यकम सितंबर 2003 खत्म होगा ना 30/4 को, नहीं 2004। देखो ना, यकम सितंबर 2003 को जो साल शुरू हुआ है वो 30/4 को ही खत्म होगा ना। नहीं नहीं समझ आ रही। और यकम सितंबर 2003 के बाद कौन सा 30 चुनाने है? चलो यकम सितंबर 23 कर लो, इसको यकम सितंबर 23 कर लो, एक्स लिखा हमने। यकम सितंबर 23 के बाद कौन सा 30 चुनाने? 30 यकम सितंबर 23। अगर आप इसको 2023 एज्यूम करो, यकम सितंबर 2023, तो इसके बाद कौन सा 30 चुनाने है? तो ये 30/24। आप बताओ कंफ्यूजन क्या रही थी आंसर में? इस सवाल का आंसर खोला हुआ है आपने? नहीं, इस सवाल का आंसर क्यों खोला हुआ है आपने? उसका चार्ट डालना है, उसमें कोई ईयर एंड गलत लिखा हुआ है। आंसर से क्यों मैच कर रहे हो? मैंने आपको कहा है आंसर से मैच करने को। पता नहीं किधर गए हो, क्या कर रहे हो। जो मैं करवा रहा हूँ वो करो, मैं जो करवा रहा हूँ समझ आ रही है? चलें आप खर्चे माइनस करें। यूटिलिटी, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज का खर्चा कहां से माइनस करना है? इनकम फ्रॉम 6,50,000, 1,2,1,0,000,000। नेक्स्ट, रिपेयर माइनस करनी है, रिपेयर अलाउंस माइनस करना है, इंश्योरेंस माइनस करनी है पूरी, और कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ। जी, रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ, जी बोले। हाँ जी, 333। इंश्योरेंस 2,40,000, और रेंट कलेक्शन एक्चुअल कितने? 25 या 4% ऑफ, ये तो बहुत बड़ी फिगर होगी। 1,4,2,2,6,7। व्हाट इज लोअर? पॉज करो। मिस्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आई है? 2579934। इसका कितने % देने? 75%। और अदर सोर्स 1,2,10,000,000 into 75%।
जी लग गया 75%। आ जाओ जी, कितना आ गया जवाब? 19.5। तो उसी को तो मैं 1 करा था जी। आगे 2842451451। ये इसके टैक्सेबल इनकम निकल आई और आगे इसका टैक्स। बस टैक्स अब आप खुद ही निकाल लीजिएगा टेबल 1 लगा के। मिस्टर जमीला का शौहर, जमीला का बेटा जमीलिया, जमाइला जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 25799 इंटू 25% और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1210000 इंटू 25%। 644 नहीं, ये इतनी थोड़ी फिगर तो नहीं होगी। अच्छा आगे 302 94 टैक्सेस का फिर निकाल लेंगे। चलो भाई ले आओ इधर। बस ठीक है, तस्वीर खींच लें जिसको कुछ भी नहीं है। मेन हमने क्या चीज़ सीखी इस सवाल में, जिस वजह से इतना टाइम ज़ाया किया, 10/12 के वो यकम सितंबर को आया था ना, तो इसलिए फिर पहले प्रॉपर्टी अदर सोर्स अलग अलग करनी है और बाद में फिर उसको 10/12 किया। पहले प्रॉपर्टी अदर सोर्स अलग अलग कर लीजिएगा, बाद में फिर 10/12 2/12 कर लीजिएगा। ओके, कम ऑन पेज नंबर 3। अच्छा जी, बैड डेट माइनस करने की शराइत क्या है? बैड डेट माइनस करने की शराइत क्या है?
क्या ऐसा हो सकता है कि डेट हमारा बैड हो जाए और किराएदार हमारा किराया लेके भाग जाए? तो अगर किराएदार हमारा किराया लेके भाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में इसका नाम हम क्या रखेंगे? बोलें बैड डेट। Where there are reasonable grounds to believe that unpaid rent is irrecoverable. जब हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हो ये बिलीव करने के लिए कि अनपेड रेंट अब हमें रिकवर नहीं होगा, अगर हमें रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि अनपेड रेंट रिकवर नहीं होगा तो एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट। ऊपर से मिला के पढ़े ना, एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट, कितना माइनस करने की जरूरत होगी? जितना अनपेड रेंट है। अनपेड रेंट क्या होता है? बैड डेट। तो बैड डेट माइनस करने की जरूरत होगी। जब रीजनेबल ग्राउंड्स हो ये बिलीव करने के लिए कि अनपेड रेंट रिकवर नहीं हो सकता तो एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट। भाई टिश्यू पेपर देना, चलो रहने दो। एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट इफ टेनेंसी वाज बोनाफाइड। टेनेंसी वाज बोनाफाइड का मतलब ये है कि किराए का एग्रीमेंट बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन है, यानी ये साबित हो रहा है कि ये मालिक मकान है और ये किराएदार है। इफ द टेनेंसी वाज बोनाफाइड। अच्छा, बैड डेट क्या होता है? बैड डेट ये सिंपल है ना, आपने साल का किराया देना था 12 लाख, आप 1 लाख लेके भाग गए, तो फिर मालिक मकान को कितना बैड हो गया डेट? 1 लाख। वो बैड डेट है। Where there are reasonable grounds to believe that unpaid rent is irrecoverable, जब रीजनेबल ग्राउंड्स हो ये बिलीव करने के लिए कि अनपेड रेंट रिकवर नहीं होगा, एन अलाउंस, एक अलाउंस माइनस करने की इजाजत है, इक्वल टू अनपेड रेंट विल बी अलाउड एज रिडक्शन। अलाउंस माइनस करने की इजाजत है इफ टेनेंसी वाज बोनाफाइड, अगर रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल है, इफ टेनेंसी वाज बोनाफाइड एंड डिफॉल्टिंग टेनेंट हमारी प्रॉपर्टी को छोड़ चुका है। डिफॉल्टिंग टेनेंट हमारी प्रॉपर्टी को, सारे लेक्चर्स टेक्स्ट और हट हो गए ना आज तक के, मुझे एक लिंक भेजें इकट्ठा। और डिफॉल्टिंग टेनेंट हमारा घर छोड़ चुका है, जो हमारा किराएदार है हमारा घर छोड़ चुका है, या वो इतना स्ट्रांग है कि हम चाहते हैं कि घर छुड़वाएं और घर छुड़वाने के लिए उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं बंदे ले आ, वो कहते हैं कर जो करना है, नहीं निकलूंगा। हम उसके घर के बाहर जाके खड़े रहते हैं, अपने घर के बाहर जाके कहते हैं निकल, हो कहते हैं निकाल के दिखा। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट, उसको हम जोर लगा रहे हैं खुदा के लिए छोड़ दे हमारी प्रॉपर्टी, लेकिन नहीं छोड़ा। तो बैड डेट माइनस करने के लिए या तो आप उसको घर से निकालें, विकेट कराएं प्रॉपर्टी, और अगर वो नहीं निकलता तो स्टेप्स लें उसको निकालने के लिए। और एक और बात याद रखिएगा, अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी वो ओन कर रहा है, उधर से भी धक्के दे। एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन ओनर। तो डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी ओन ना कर रहा हो, यानी जिस घर से है वहां से निकालें या कोशिश करें निकालने की, अगर वो नहीं निकल रहा, खींचे जोर लगाएं अपना पूरा निकालने की कोशिश करें उसे, और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में ना हो, उसके खिलाफ आप कोर्ट में केस भी करें। फिर बैड डेट माइनस करने की जाता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस करें। ओनर हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग, उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दें, या आप साबित करें कि वो इतना बड़ा लेवल है उस एमएनए एमपीए का कि अगर मैं उसके खिलाफ केस करूंगा तो उसने मुझे ये कह दिया कि मुझे पता है तू किस रास्ते से घर आता है, तो और उसने मुझे यहां तक धमकी दे दी है कि तेरे बच्चों का स्कूल भी हमें पता है ठाकुर, आप तो फिर उसके खिलाफ केस ना करें, खैर है। और ही बिलीव्स दैट लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी यूजलेस, या आपको यकीन है कि लीगल प्रोसीडिंग जो उसके खिलाफ होंगी वो क्या होंगी? किसी काम की नहीं होंगी। या तो आप उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दें, या आप साबित करें कि उसके खिलाफ कोर्ट केस करना किसी काम का नहीं है।
Unpaid rent has previously been included under the head income from and tax has been paid on it. अनपेड रेंट सिर्फ तभी माइनस करने की इजाजत होगी जब प्रीवियसली इनकम में गया है। देखें कैसे, आपने एंट्री की कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। 12 लाख आपकी इनकम है, 2 लाख आपको किराया, 10 लाख आपको किराया आ गया, 2 लाख आपको किराया नहीं आया। अब जब 2 लाख रिसीवेबल बैड हो गया तो क्या करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, बैड डेबिट इधर देखें, ये बैड डेट माइनस करने की 3 शराइत हैं। नंबर 1, आप उसे घर से निकाल दें, या आप कहें मैंने कोशिश की है वो घर से नहीं निकल रहा। दूसरी शर्त, आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस करें। और तीसरी शर्त, ये बैड डेट पास में इनकम में गया हो, ये भी शर्त है। ये बैड डेट पास में किस में गया हो, जाहिर बात है इनकम में गया होगा तो आप बैड करने की जरूरत होगी ना। पहले इनकम में पहले आप लोग क्या एंट्री करते थे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर एंट्री करते थे बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। नहीं की ये एंट्री जैसे देख रहे हैं मुझे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, जैसे 7th क्लास में पढ़ी है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। तो बैड डेट माइनस करने की तीसरी शर्त बताएं, अनपेड रेंट क्या होता है, बैड डेट। अनपेड रेंट बैड डेट ही होता है। अनपेड रेंट यानी क्या, हैज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये प्रीवियसली कहां चला गया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ये इनकम कौन सी इनकम है, तो इसमें गया है ना प्रीवियसली, नोट कर लें। तो अगली शर्त ये है, जब रीजनेबल ग्राउंड्स हो ये बिलीव करने के लिए कि बैड डेट रिकवरेबल है, तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। अगर डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, उसने आपकी प्रॉपर्टी छोड़ दी है, ओनर हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग, ओनर ने आपके खिलाफ क्या शुरू कर दी है, लीगल प्रोसीडिंग, एंड अनपेड रेंट इज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। अनपेड रेंट is previously included in income from, की हो गया तीनों ड्रामे, अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर टैक्स भी पे हो गया, सारी बात है। जब इनकम में जाएगा तो टैक्स भी पे होगा। और अगर कल कला को जाकर वो बंदा पैसे देने आ जाए जिसने रेंट मारा था हमारा, तो फिर वो रिकवरी हो जाएगी। वो तो कल भी बढ़ता है, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हुआ था बाद में रिकवर हो गया तो वो इनकम में डाल दें। वेयर एनी परसों अंजुम तुम तेज हो रहे हो दिन ब दिन। वेयर एनी अनपेड, लाहौर की हवाला की है तुम्हें, वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन, जहां अनपेड रेंट डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो, इज होली और पार्टली रिकवर्ड। अब सारा ही रिकवर हो जाए
आप लोग भी ये एंट्री करते थे ना बैड डेट रिकवर होने की, 2 लाख में से 1 लाख रिकवर हो गया, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, इनकम क्रेडिट। Where any unpaid rent allowed, a reduction is wholly or partly recovered. Sorry. The amount recovered shall be chargeable in the year of receipt. Chargeable का मतलब है टैक्सेबल, यानी इनकम में डाल दिया जाएगा। ठीक है, सेल की तरह, मतलब रेंट समझ के इनकम में डाल दिया जाएगा। अगर डेट बैड हो गया और बाद में रिकवर हो जाए तो इसको उठा के इनकम में डाल दिया जाएगा, जैसे मुंह उठा के हम इनकम में। अच्छा, कल के नोट्स जो अपलोड हुए थे लेक्चर 8 में, उसमें देखें प्रॉपर्टी और अदर सोर्स दोनों के चैप्टर हैं। ओके, अब जरा रिवाइज करा के बताएं, सबसे पहले क्या चीज माइनस करने की इजाजत है? रिपेयर अलाउंस। सबसे पहले क्या माइनस करने की इजाजत है? रिपेयर अलाउंस। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, जिसकी मिसाल लोकल टैक्स, लोकल रेट, लोकल चार्ज वगैरह है, ग्राउंड रेंट। उसके बाद 3 किस्म के इंटरेस्ट इसके नीचे छुपे हुए हैं, इस डायग्राम के नीचे 3 किस्म के क्या छुपे हुए हैं? इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। उसके बाद फिर रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस करने की जात है, इसका नाम एडमिन भी है, इसका नाम एडमिन और रेंट कलेक्शन चार्जेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस और 4% ऑफ। उसके बाद लॉयर वगैरह को फीस दें और बैड डेट। जी, कौन कौन से खर्चे हो गए? रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स एक्सेप्ट इनकम टैक्स, ग्राउंड रेंट और इंटरेस्ट, 3 किस्म का इंटरेस्ट। उसके बाद रेंट कलेक्शन चार्जेस और एडमिन चार्जेस और लीगल चार्जेस और बैड डेट। अच्छा, ये जो सेक्शन 15A है ना, इसका नाम है सेक्शन 15A। ये बड़ा कंजूस मक्खी चूस है, फ्लाई चूस है। ये कंजूस बड़ा है, ये कहता है कि सिर्फ मैं वो खर्चे माइनस करने दूंगा जो मैंने बताए, इसके अलावा मैं आपको कोई खर्चा भी माइनस नहीं। तो कहता है याद रखना, मैं सिर्फ वो खर्चे माइनस करने दूंगा जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा बाकी खर्चे मैंने आपको माइनस नहीं करने दूंगा। अच्छा, अब आप तशरीफ लाएं, पास्ट पेपर देखें जरा। डिस्क्राइब द टर्म रेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे रेंट बताएं। वही जो रेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर 4 में आ जाए। उसको बुलाएं बिलाल को। क्वेश्चन 16 हमने डिस्कस कर लिया था पूरा? नहीं मेरे ख्याल से। चलें क्वेश्चन 7 निकालें। पूछें राजा का बारे में। हिजाज लिमिटेड, हाँ चलो मैं उससे कर लेता हूँ, आप जाओ। हिजाजी लिमिटेड इज मल्टीनेशनल कोटेड कंपनी। कोटेड कंपनी मींस लिस्टेड कंपनी होती है। इज अ मल्टीनेशनल कोटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। अनकोटेड तो अनलिस्टेड। चलो। Presently, the company closes its financial year on 30 June. The company is now considering to change the tax year from 30 June to 31 March. Mr. Safi is a tax consultant. Write a memorandum on this behalf. Requirements of income tax regarding change in tax year from normal to special. ये पहले दिन हमने डिस्कस किया था। नॉर्मल से स्पेशल पे जाने के लिए आपको कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और अगर कमिश्नर मान गया तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा मुझे बताएं।
ऐसी सूरत में कमिश्नर जो है वो आपको इजाजत दे देगा, और उसकी वजह से आपको कंपेलिंग नीड पहले शो करनी पड़ेगी। अगर कंपेलिंग नीड शो करेंगे तो आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत मिल जाएगी। और इसमें एक बात का हमने ध्यान रखना था कि आप मस्ट कंपेलिंग नीड बस शो करें, फिर आपको इजाजत है। आगे चलें, ये नहीं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। 7 का बी पढ़ें। Briefly discuss the residential status of following persons under Income Tax Ordinance 2001 for tax year 2009। जी वाला जाने। Asif is an employee of Balochistan government who has been sent to UK for an official assignment on Yakam December 2007 for 2 years। अच्छा, हमारा साल है 2009, तो ये यकम दिसंबर 2007 को जाएगा, तो हमारा साल है 2009। 2009 शुरू होते हैं यकम जुलाई 2008 को और खत्म होते हैं 30 जून 2009 को। तो यकम दिसंबर 2007 से यकम दिसंबर 2008, यकम दिसंबर 2008 और यकम दिसंबर 2009 यहां तक रहेगा। तो हमारे तो पूरा साल बाहर के मुल्क। देखे ना, यकम दिसंबर 2007 यहां से शुरू होगी ना, यकम जुलाई 7 के साल से। यकम दिसंबर 2007 से यकम दिसंबर 2009 2 साल बाहर रहेगा। आप बताएं, पाकिस्तान में तो एक दिन भी नहीं रहा। तो हम कहेंगे बिकॉज मिस्टर आसिफ इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट हु इज पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। तो पाकिस्तान की फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई अगर बाहर के मुल्क में पोस्टिंग हो जाए तो उसके लिए क्या नहीं देखा जाता, नंबर ऑफ डेज नहीं देखे जाते। Therefore, he will be considered as a Messrs Akhtar Abbas and Company is a partnership firm। बस EOP है। EOP में हमने ये देखना होता था कि मैनेजमेंट कंट्रोल होली और पार्टली पाकिस्तान हो किस दिन, किसी एक लम्हे भी। The management control is situated partly in UK and partly in Pakistan, so that's why it is a resident EOP। क्वेश्चन 16 में आए। सोलह में ये एओपी वाली एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा नहीं, एक था पता नहीं कोई ऑनलाइन में किसी ने सवाल पूछा था, 11 था वो, फिर 11 था, 11 पूरा नहीं हुआ था। 11 में ये जरा 2 करें। आसिफ लर्निंग इज अ पार्टनरशिप कंसर्न, ठीक है, उन्होंने पूछा था सवाल में, जरा जवाब दे दूं। आसिफ लर्निंग इज अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग आईटी ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन यूएई एंड। साल के पहले महीने तक ये लोग पाकिस्तान में थे और यकम अगस्त से इंटायर मैनेजमेंट कंट्रोल शिफ्ट हो गया दुबई में। तो भाई साल के पहले महीने में तो पाकिस्तान में थे ना, तो मैनेजमेंट पार्टली पाकिस्तान में मौजूद है किस वक्त, हाँ साल के पहले महीने। दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट एओपी। तो एक दिन के लिए भी पाकिस्तान पार्टनर्स रुक जाएं तो ये रेजिडेंट बन जाती है, ये तो एक महीने के लिए रुक गए। ठीक है जी, चलें जाएं आप हजरात, अब अच्छे तरीके से जो है वो ईद मना, पढ़ाई क्या करना है, ईद मनानी पढ़ाई करनी, दोनों। ठीक है, बिलाल भाई को बुला लो।